विकासपुर जिले की एक उदास दोपहर में युवा महिला अधिकारी अंजलि सिंह मौत की सजा पाए कैदी के सामने खड़ी थी। उसकी आवाज धीमी लेकिन गंभीरता से भरी थी। रोहन, तुम्हारे पास सिर्फ 2 महीने और हैं, उसके बाद फांसी की सजा दी जाएगी। जेल विभाग ने मुझे फिर 25 माह फिर से पूछने के लिए कहा है। अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो बताओ, हम कानून के दायरे में उस पर विचार करेंगे। लगभग 24 साल के उस युवक ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं। उसके चेहरे पर न तो उदासी थी और न ही डर, बल्कि उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। महिला अधिकारी की गंभीर आंखों में सीधे देखते हुए उसने कहा, मेरी आखिरी इच्छा सिर्फ एक है। जब तक मैं जीवित हूं, मैं हर रात एक कुंवारी लड़की के साथ रहना चाहता हूं। यह सुनकर अंजलि के माथे पर बल पड़ गए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मौत का इंतजार कर रहा एक कैदी ऐसी बेशर्म मांग कर सकता है। उसने दृढ़ता से कहा, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? यह कानूनी और नैतिक रूप से कोई सामान्य इच्छा नहीं है। यह अस्वीकार्य है। किसी लड़की की जिंदगी को एक मौत के कैदी की वासना पूरी करने के लिए खिलवाड़ नहीं बनाया जा सकता। लेकिन रोहन शांत रहा, बिना किसी पछतावे के। तो फिर आप खुद यह क्यों नहीं करती? आप भी अकेली हैं, एक पुलिस अफसर हैं और आपके पास पर्याप्त हिम्मत भी है। यह बात अंजलि के संयम पर एक चाकू की तरह चुभ गई। वह कुछ सेकंड के लिए अवाक रह गई, गुस्से और आश्चर्य से भरी हुई। लेकिन एक अधिकारी के तौर पर उसने अनुशासन बनाए रखा। उसकी आवाज ठंडी हो गई। मैं एक पुलिस अधिकारी हूं, किसी की निजी संपत्ति नहीं। एक मौत के कैदी के मुंह से यह सुनना शर्मनाक है। तो दोस्तों, पूरी कहानी हम इस वीडियो में जानेंगे। अंत तक जरूर देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। वह यह कहकर मुड़ी हम दागते गई, अच्छी तरह सोच लो और कोई दूसरी कानूनी इच्छा बताओ। लेकिन रोहन अपनी बात पर अड्ढा रहा, बार बार वही इच्छा दोहराता रहा। अपने दफ्तर लौटकर अंजलि के मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या सच में एक मौत का कैदी इतनी घिनौनी इच्छा पाल सकता है, या इसके पीछे कोई और राज छिपा है? उस दिन जब वह अपने दफ्तर लौटी तो अंजलि का मन बेचैन था। रोहन के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे, जो परेशान करने वाले और समझ से परे थे। एक मौत का कैदी जो अपनी फांसी का इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में शांति थी और उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था, जो एक सामान्य अपराधी जैसा बिल्कुल नहीं था। उसी समय वॉकी टॉकी पर एक अर्जेंट आवाज आई, रिपोर्ट मैडम। रामपुर गांव में एक युवक ने अपनी सगी मां को डंडे से पीटा है। पीड़िता की हालत गंभीर है। आपसे अनुरोध है कि तुरंत घटनास्थल पर पहुंचें। यह सुनकर अंजलि ने तुरंत अपनी जैकेट पहनी और 2 सिपाही राजेश और सुरेश के साथ सरकारी गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी ऊबड़ खाबड़ मिट्टी की सड़कों से गुजर रही थी। जब वे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक टूटे फूटे फूस के घर के सामने बहुत से लोग जमा थे। पूरे गांव में कानाफूसी चल रही थी। उस रोहन ने अपनी मां को मार डाला। हे भगवान, कोई बेटा अपनी सगी मां पर कैसे हाथ उठा सकता है? अंदर कदम रखते ही जो दृश्य अंजलि ने देखा, उससे वह हिल गई। शांति देवी जमीन पर बेहोश पड़ी थीं। घर का एक कोना खून से लाल हो गया था। बगल में एक युवक चुपचाप खड़ा था। उसके हाथ में अभी भी एक बड़ा लकड़ी का डंडा था। वह रोहन ही था। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि वे खाली और बेजान थीं, जैसे उसे पता ही न हो कि अभी क्या हुआ है। अंजलि ने गंभीर आवाज में चिल्लाया, डंडा नीचे रखो, हमारे साथ थाने चलो। हैरानी की बात यह थी कि रोहन ने धीरे से डंडा नीचे रख दिया, बिना किसी प्रतिरोध के, बिना एक शब्द कहे। उसकी शांति ने अंजलि को सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन कर्तव्य था। वह और उसकी टीम उसे गाड़ी में बिठाकर थाने ले आई। थाने में शांति देवी को आपातकालीन इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। उनकी हालत गंभीर थी और वे बयान देने की स्थिति में नहीं थीं। अंजलि ने रोहन को एक अलग कोठरी में बंद कर दिया। उसने फैसला किया कि वह खुद उससे पूछताछ करेगी, क्योंकि उसकी असामान्य चुप्पी उसे यह महसूस करा रही थी कि मामला इतना सरल नहीं है। 3 घंटे बाद ऊपर से फोन आया, अधिकारी अंजलि, मामला गंभीर है। 24 घंटे के भीतर आरोपी को प्रारंभिक सुनवाई के लिए अदालत में पेश करना होगा। पीड़िता उसकी सगी मां है और गंभीर रूप से घायल है। यह एक सनसनीखेज मामला है और जनता सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। अगली सुबह प्रारंभिक सुनवाई में वह युवक चुप रहा। जब जज ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है रोहन? क्या तुमने अपनी सगी मां को डंडे से मारा था? उसने सिर्फ सिर झुका लिया, कुछ नहीं कहा। क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? फिर भी खामोशी। अदालत के कमरे में फुसफुसाहट होने लगी। सबूत बहुत स्पष्ट थे।
घटनास्थल पर हथियार गवाहों ने रोहन को डंडा पकड़े हुए देखने की पुष्टि की। पीड़िता उसके बगल में बेहोश पड़ी थी। उसकी कासान करते हो में बहुत रात ही भार। गवाहों ने रोहन को डंडा पकड़े हुए देखने की पुष्टि की। पीड़िता उसके बगल में बेहोश पड़ी थी। चुप्पी को अपराध की स्वीकृति माना गया। अंत में अदालत ने मौजूदा कानूनों के आधार पर फैसला सुनाया। अभियुक्त रोहन कुमार को हत्या के प्रयास के अपराध में मौत की सजा सुनाई जाती है, जो 2 महीने बाद दी जाएगी। पूरा कोर्ट रूम हिल गया, लेकिन जब सब लोग शोर मचा रहे थे, रोहन चुपचाप खड़ा रहा। उसका चेहरा शांत था, न कोई डर, न कोई विरोध और न ही कोई दया की भीख। अदालत के बाहर अंजलि चुपचाप खड़ी थी। उसके मन में एक बड़ी उलझन थी। कोई अपनी मां का हत्यारा इतना शांत कैसे हो सकता है? वह आंखें, वह मुस्कान जैसे किसी ऐसे सच को छिपा रही हो जिसे अभी तक कोई नहीं जानता। सुनवाई खत्म होने के बाद मौत की सजा सुनाए जाने पर अंजलि रोहन को वापस जिला पुलिस मुख्यालय ले आई। उसे एक अलग कोठरी में बंद कर दिया गया। लोहे का दरवाजा बंद था और चारों ओर गार्ड थे। लेकिन जो बात अंजलि को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी, वह उस युवक की शांत आंखें और अजीब मुस्कान थी। वह अपने दफ्तर में बैठी थी। टेबल लैंप की रोशनी मोटी फाइलों पर पड़ रही थी। उसके सामने चार्जशीट थी, जिसमें हत्या का अपराध, मौत की सजा और 2 महीने बाद फांसी का जिक्र था। लेकिन अंजलि के दिल की गहराई में उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मामला इतना सरल है। उसे घटनास्थल पर गिरफ्तारी का क्षण याद आया। रोहन के हाथ से डंडा बहुत आसानी से छूट गया था। उसकी आंखें एक हत्यारे की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की थीं जो दिशाहीन हो गया हो और दर्द में डूबा हो। उस रात जब थाने के सभी पुलिसकर्मी थक चुके थे और हंसी मजाक कम हो गया था, अंजलि ने कोठरियों का एक चक्कर लगाने का फैसला किया। रोहन की कोठरी के सामने आकर वह रुक गई। अंदर वह दीवार से सटकर बैठा था। उसकी आंखें शून्य में देख रही थीं, न कोई छटपटाहट, न कोई बेगुनाही की गुहार। अंजलि ने कहा, तुम्हें दर्द नहीं होता? तुम्हारी मां तुम्हारे ही हाथों से लगे घावों के कारण अस्पताल में भर्ती है। 2 महीने बाद तुम्हें अपनी जान देनी होगी। तुम इतने चुप क्यों हो? रोहन ने बस अपने होंठ थोड़े से हिलाए और मुस्कुराया, एक समझ से परे मुस्कान। फिर उसने अपना सिर झुका लिया और कोई जवाब नहीं दिया। अंजलि के अंदर गुस्सा भर गया। उसने कठोर आवाज में कहा, तुम्हारी जमीर है भी या नहीं? तुम्हारी मां जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है और तुम मुस्कुरा रहे हो। अगर तुम सच में इंसान हो तो तुम्हें पछतावा होना चाहिए। लेकिन रोहन की आंखें भावशून्य रहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। एक पल के लिए अंजलि को फिर लगा कि उस मुस्कान में कोई और दर्द छिपा है। उसने एक लंबी सांस ली और चली गई, लेकिन उसका दिल भारी था। अगले दिन मुख्यालय में काम का ढेर लगा था। एक घबराई हुई महिला चोरी की रिपोर्ट करने आई। मैडम, मेरे घर से किसी ने सारा सोना, चांदी, नकदी चुरा लिया, कृपया पुलिस मदद करे। अंजलि ने गंभीरता से अपने 2 भरोसेमंद अधिकारियों राजेश और सुरेश को जांच के लिए भेजा। वे घटनास्थल पर गए, तलाशी ली और पड़ोसियों से पूछताछ की। थोड़ी देर बाद वॉकी टॉकी पर सुरेश ने रिपोर्ट दी, मैडम, यह बाहरी चोरी नहीं है। उस महिला के अपने बेटे ने कई बार अलमारी से पैसे चुराए हैं। इस बार पकड़े जाने पर उसने झूठी कहानी बनाई। हमने पड़ोसियों से भी पुष्टि की है। यह सुनकर अंजलि कुछ सेकंड चुप रही और फिर आदेश दिया, ठीक है, परिवार को खुद ही सुलझाने दो। उन्हें याद दिलाओ कि दोबारा झूठी रिपोर्ट न करें। फोन काटने के बाद वह अपने दफ्तर लौटी, लेकिन बैठने से पहले ही फोन फिर से बज उठा। यह उसके सीनियर का था। अधिकारी, अंजलि, जेल विभाग ने मौत की सजा पाए कैदी रोहन की आखिरी इच्छा फिर से पूछने को कहा है। फांसी से पहले चाहे इच्छा कुछ भी हो, पूरी रिपोर्ट देनी होगी। फोन काटकर अंजलि चुपचाप बैठ गई। एक बार फिर रोहन का नाम उसे उलझनों की उस श्रृंखला में वापस खींच लाया। उसने 2 कप गर्म चाय बनाई, एक अपने लिए, एक कैदी के लिए। उस रात जब थाने में शांति छा गई, वह चाय लेकर कोठरी की ओर बढ़ी। लोहे का दरवाजा धीरे से चरमराया जब अंजलि ने छोटी खिड़की खोली और 1 कप गर्म चाय अंदर दी। गलियारे में लगे बल्ब की पीली रोशनी अंदर पड़ रही थी, जिससे रोहन का चेहरा साफ दिख रहा था। वह चुपचाप बैठा था, दीवार से पीठ टिकाए। उसकी आंखें दूर कहीं देख रही थीं, जैसे उसे बाहरी दुनिया की कोई परवाह न हो। पी लो, पेट गर्म रहेगा। अंजलि ने धीरे से कहा, ऊपर से आदेश है कि मैं फिर से पूछूं, फांसी से पहले तुम्हारी कोई इच्छा है? कानून के दायरे में हम उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे।
रोहन ने हाथ बढ़ाकर चाय का कप लिया, एक छोटा घूंट पिया और फिर सिर उठाकर सीधे उसकी आंखों में देखा। वही फीकी मुस्कान फिर से दिखाई दी। मेरी इच्छा वही है, जब तक मैं जीवित हूं मैं हर रात एक कुंवारी लड़की के साथ रहना चाहता हूं, और अगर हो सके तो मैं खुद आपको चाहता हूं अंजलि जी। जवाब ने अंजलि को अवाक कर दिया। उसका चेहरा बदल गया, उसकी आंखों में गुस्सा चमक रहा था, लेकिन अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए उसने संक्षेप में जवाब दिया, तुम अच्छी तरह जानते हो कि यह नहीं हो सकता। कानून इसकी इजाजत नहीं देता और एक महिला की गरिमा का सौदा नहीं किया जा सकता। रोहन शांत रहा, उसकी आंखों में एक अजीब सी भावशून्यता थी। मैंने कह दिया, इच्छा क्या है? यह मेरा अधिकार है, और आप उसे पूरा करती हैं या नहीं, यह आपका अधिकार है। इन ढीठ शब्दों ने अंजलि को परेशान कर दिया। वह तेजी से अपने दफ्तर की ओर चली गई, उसका मन उलझा हुआ था। एक मौत का कैदी इतनी बेतुकी मांग पर क्यों अड्डा है? क्या इसके पीछे कुछ और छिपा है? उस रात जब आपको अभेंद्र ना उसके सहकर्मी थक कर सो गए थे, अंजलि बेचैन थी। अपने करियर में पहली बार उसे तर्क और अंतर्ज्ञान के बीच अंतर करना मुश्किल लग रहा था। एक तरफ कानून था, दूसरी तरफ उसके दिल की अस्पष्ट आवाज। अगली सुबह उसने अपना तरीका बदलने का फैसला किया। हमेशा की तरह सख्त वर्दी के बजाय अंजलि ने एक सादा सलवार कमीज पहना, एक सामान्य महिला की तरह। वह रोहन की आंखों में सीधे देखना चाहती थी, एक अधिकारी के रूप में नहीं बल्कि एक इंसान के रूप में। जब वह कोठरी के सामने पहुंची, रोहन ने सिर उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, उसके होंठों पर मुस्कान थी। मुझे पता था आप आएंगी। जब से आपने मेरी इच्छा पूछी, मैंने महसूस किया कि आप दूसरे अधिकारियों की तरह नहीं हैं। आप सामना करने और सुनने की हिम्मत रखती हैं। अंजलि ने शांत स्वर में कहा, मैं यहां तुम्हारी मांग पूरी करने नहीं आई हूं, मैं यह पूछने आई हूं कि एक युवक ने इतनी बेतुकी इच्छा क्यों रखी? क्या तुम कुछ छिपा रहे हो? रोहन की आंखें थोड़ी उदास हो गईं। फीकी मुस्कान एक गहरी नजर में बदल गई, जिसमें दुख और अनकही बातें थीं। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से सांस ली। अगर मैं बताऊं तो क्या आप विश्वास करेंगी? इतने दिनों से मैं चुप था, अपराध के कारण नहीं, बल्कि इसीलिए कि कोई सुनने को तैयार नहीं था। उस पल अंजलि को लगा कि कुछ सच में असामान्य है। वह जानती थी कि यही वह क्षण है जब सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है। शांत कोठरी में रोहन की गहरी सांस की आवाज धीरे से गूंजी। अंजलि सलाखों के ठीक बाहर रखी लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गई। उसकी आंखें उस युवक के चेहरे से नहीं हटीं। बोलो, वह शांत लेकिन दृढ़ थी। मैं सब कुछ सुनना चाहती हूं। अपनी चुप्पी को अपनी जिंदगी दफनाने मत दो। एक और पल की खामोशी के बाद रोहन कड़वाहट से मुस्कुराया। मैं अपनी मां से प्यार करता हूं। शांति देवी ही मेरा सब कुछ है। उस दिन हम खेत से काम करके लौट रहे थे कि अचानक दो अजनबी आदमियों ने हमारा रास्ता रोक लिया। उनसे शराब की तेज गंध आ रही थी। उन्होंने मेरी मां को छेड़ना शुरू कर दिया। मैंने उनसे विनती की, लेकिन वे फिर भी टूट पड़े। मैं खुद को रोक नहीं पाया और पास पड़ा एक डंडा उठाकर उन्हें रोकने के लिए मारा। मुझे नहीं पता था कि एक को जोर से चोट लगेगी और वह गिर जाएगा। दूसरा आदमी मेरी मां को धक्का देकर भाग गया। मैं घबराकर मां को उठाने लगा, लेकिन वह बेहोश हो चुकी थीं। जब लोग आए तो उन्होंने सिर्फ मुझे खून से लथपथ मां के पास डंडा पकड़े देखा। उन्हें लगा कि मैंने ही उन्हें मारा है। उसकी आवाज भर्रा गई, आंखें नम हो गईं। मैं बोलना चाहता था, लेकिन मेरा गला रुंध गया। अदालत में मां को अस्पताल में बेहोश देखकर मुझे डर लगा कि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए मैं चुप रहा। अंजलि अवाक रह गई। हर शब्द, हर सच्चे आंसू ने उसके दिल को हिला दिया। उसे गिरफ्तारी के दिन की बेजान आंखें, अदालत में शांत मुस्कान याद आई तो यह सब अहंकार नहीं बल्कि निराशा थी। तुम्हें लगता है कि चुप रहने से कुछ मदद मिलेगी? अंजलि ने धीरे से पूछा। कम से कम मुझे लोगों को मुझ पर हंसते हुए नहीं देखना पड़ेगा जब मैं सच साबित करने की कोशिश करूंगा। अगर मेरी मां होश में नहीं आती तो मेरे शब्द भी खुद को बचाने की एक बेकार कोशिश से ज्यादा कुछ नहीं होते। जवाब ने अंजलि का दिल दहला दिया। उसने महसूस किया कि यह सिर्फ एक मामला नहीं है, बल्कि गलतफहमी और समाज के बहुत जल्दी किसी को दोषी ठहराने की त्रासदी है। अगली सुबह वह खुद उस अस्पताल गई जहां शांति देवी का इलाज चल रहा था। सफेद कमरे में बूढ़ी औरत अभी भी कमजोर थी, लेकिन होश में आ चुकी थी। अंजलि को देखकर उन्होंने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। आंसू बहने लगे। आप लोग रोहन को दोष मत देना, वह तो बस मेरी रक्षा कर रहा था।
मैं धक्का लगने से गिरी थी, उसके मारने से नहीं। वह एक आज्ञाकारी बेटा है। ये शब्द अंजलि के मन में आखिरी संदेह को भी दूर कर गए। वह जानती थी कि उसे कार्रवाई करनी होगी। तुरंत उसने फांसी पर अस्थायी रोक लगाने और मामले की फाइल फिर से खोलने का अनुरोध किया। थाने लौटकर अंजलि ने रोहन को पूछताछ के लिए बुलाया। तुम्हारी मां होश में आ गई हैं। उन्होंने कहा कि तुमने उन पर हाथ नहीं उठाया, तो इस बार मुझे सब कुछ सच सच बताओ, कुछ भी मत छिपाना। रोहन की आंखों में आंसू भर आए, उसकी आवाज कांप रही थी। धन्यवाद मैडम, आखिरकार किसी ने मुझ पर विश्वास किया। शांति देवी का बयान मिलने के बाद अंजलि ने तुरंत एक याचिका तैयार की और अपने वरिष्ठों को भेज दी, जिसमें रोहन के मामले की फाइल फिर से खोलने का अनुरोध किया गया। वह जानती थी कि एक बार मौत की सजा हो जाने के बाद पुनर्विचार का अनुरोध करना आसान नहीं होता, लेकिन अगर वह इसे छोड़ देती तो एक निर्दोष व्यक्ति को अन्यायपूर्ण मौत का सामना करना पड़ता। अगले कुछ दिनों में वह बहुत भागी दौड़ी। वह उस दिन घटनास्थल पर मौजूद हर गवाह के पास गई, हर बयान का मिलान किया और हर छोटे विवरण की जांच की। हैरानी की बात यह थी कि कुछ ग्रामीणों ने स्वीकार किया कि उस समय उन्होंने रोहन को अपनी मां को मारते हुए नहीं देखा था। उन्होंने सिर्फ चीखें सुनी और दौड़कर आए और रोहन को डंडा पकड़े देखा तो मान लिया। हम भी घबरा गए थे। ऐसा दृश्य देखकर हमने तुरंत सोच लिया कि उसी ने किया है। गांव के एक बुजुर्ग ने कबूल किया। यही नहीं, अंजलि ने घटना के दिन खेत के पास एक घर के कैमरे की फुटेज भी जांची। हालांकि फुटेज बहुत साफ नहीं थी, लेकिन दो अजनबी आदमियों की परछाई दिखाई दे रही थी। उसके बाद एक आदमी घबराकर भाग गया। यह एक नई जांच की दिशा खोलने वाला महत्वपूर्ण सुराग था। अतिरिक्त सबूतों के साथ अंजलि ने फाइल को राज्य की अदालत में प्रस्तुत किया। एक विशेष सुनवाई फिर से आयोजित की गई। इस बार अंजलि सिर्फ एक जांच अधिकारी के रूप में नहीं, बल्कि सच्चाई के रक्षक के रूप में खड़ी थी। सुनवाई में शांति देवी व्हील चेयर पर बैठी थीं, कांपती आवाज में, मेरे बेटे ने मुझे नहीं मारा, वह तो बस मेरी रक्षा करने की कोशिश कर रहा था। मैं धक्का लगने से गिरी थी, उसके मारने से नहीं। कई गवाहों को फिर से बुलाया गया। कुछ ने अपने बयान बदले और स्वीकार किया कि उन्होंने जल्दबाजी में अनुमान लगाया था। जब कैमरा फुटेज दिखाई गई तो पूरा कोर्टरूम में हलचल मच गई। रोहन की आंखों में उम्मीद की एक किरण चमक उठी। गिरफ्तारी के दिन से पहली बार वह खड़ा हुआ। उसकी आवाज भर्राई हुई लेकिन दृढ़ थी। उस दिन मैं सिर्फ अपनी मां की रक्षा करना चाहता था। मेरा किसी को मारने का इरादा नहीं था। मैं इतने दिनों तक चुप इसलिए था क्योंकि मुझे लगा कि मुझ जैसे गरीब गांव वाले पर कोई विश्वास नहीं करेगा। कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया। कई लोगों की नजरें अंजलि की ओर गईं। वह युवा महिला अधिकारी जिसने मामले को फिर से खोलने की हिम्मत की थी, वही थी जो नए सबूत लाई और सच्चाई को सामने लाई। अध्यक्ष ने विचार विमर्श के बाद घोषणा की, नए सबूतों और बयानों के आधार पर अदालत अभियुक्त रोहन की मौत की सजा पर अस्थायी रूप से रोक लगाने का फैसला करती है और उस दिन घटनास्थल पर मौजूद दो अज्ञात संदिग्धों का पता लगाने के लिए अतिरिक्त जांच के लिए फाइल को स्थानांतरित करती है। हथौड़े की आवाज गूंज उठी और रोहन की किस्मत के अंधेरे में एक किरण चमक उठी। उसकी आंसुओं से भरी आंखों में अंजलि की छवि एक की जांच सहारे की तरह दिखाई दी। अदालत से बाहर निकलते हुए अंजलि धीरे से उसकी ओर मुड़ी। देखा तुमने, सच्चाई कभी नहीं मरती, बस उसे खोजने की हिम्मत करने वाले किसी की जरूरत होती है। रोहन ने होंठ भींच लिए। उसकी आंखें नम थीं। उसने गहरा सिर झुकाया। धन्यवाद मैडम, अगर आप न होती तो मैं शायद बेगुनाह मर जाता। उस विशेष सुनवाई के बाद रोहन का मामला आधिकारिक तौर पर अतिरिक्त जांच के लिए स्थानांतरित कर दिया गया। मौत का कैदी अब अस्थायी रूप से मौत की सजा से बच गया था, लेकिन नए नतीजों का इंतजार करते हुए अभी भी हिरासत में था। अंजलि ने खुद को रुकने नहीं दिया। वह समझ गई कि थोड़ी सी भी लापरवाही से सच्चाई फिर से दफन हो सकती है। अगले कुछ दिनों में अंजलि के नेतृत्व में पूरी टीम उन दो रहस्यमय आदमियों के निशान का पीछा करने लगी। कुछ ग्रामीणों के बयानों के माध्यम से उसे पता चला कि ये दोनों आवारा निर्माण मजदूर थे जो अक्सर जिले के बाजार में शराब पीते थे। विशेष रूप से घटना से एक दिन पहले उन्हें इलाके में महिलाओं को परेशान करते हुए पकड़ा गया था। एक देर रात एक मुखबिर की सूचना पर अंजलि और उसकी टीम ने सड़क किनारे एक ढाबे पर घात लगाई। जैसा कि अनुमान था, दो नशे में धुत आदमी जोर जोर से बात कर रहे थे और उनके शरीर पर उस दिन की हाथापाई के निशान थे। तुरंत पुलिस ने धावा बोलकर
उन्हें काबू कर लिया और मुख्यालय ले आई। पूछताछ के दबाव में दोनों ने सिर झुकाकर कबूल कर लिया। उस दिन हम नशे में थे। हमने मां बेटे को गुजरते देखा तो उन पर फप्तियां कसने लगे। रोहन ने हमें रोका और चेतावनी देने के लिए डंडे से मारा। मैं उस पर झपटा तो मेरे सिर पर चोट लगी और मैं गिर गया। मैं डर गया और बूढ़ी औरत को धक्का देकर भाग गया। उस कबूलनामे ने सच्चाई का दरवाजा खोल दिया। फाइल में अतिरिक्त सबूत, बयान जोड़े गए और सीधे अदालत में भेज दिए गए। अगली सुनवाई में इस बार निराशाजनक चुप्पी नहीं थी। रोहन खड़ा हुआ और पूरी घटना को दृढ़ता से बताया। जब उसका बयान उन दो आदमियों के कबूलनामे से मेल खा गया तो पूरा कोर्टरूम शांत हो गया। कई लोग जिन्होंने पहले उसकी निंदा की थी, शर्म से सिर झुका लिया। अध्यक्ष ने घोषणा की, नए सबूतों और बयानों के आधार पर अदालत यह निर्धारित करती है कि अभियुक्त रोहन हत्या का दोषी नहीं है। पिछली मौत की सजा रद्द की जाती है। शांति देवी पर हमला करने वाले दो उपद्रवियों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अभियुक्त रोहन को तुरंत रिहा किया जाता है। हथौड़े की निर्णायक आवाज गूंज उठी। पूरा कमरा फुसफुसाहट से भर गया, लेकिन इस बार यह राहत और प्रशंसा की थी। रोहन वहीं खड़ा था, उसकी लाल आंखें अंजलि की ओर देख रही थीं। उस पल में वह समझ गया कि उसी ने उसे एक नया जीवन दिया है। महीनों तक अपमान सहने और अन्यायपूर्ण मौत की सजा का बोझ उठाने के बाद अब रोहन पूरी तरह से बरी हो गया था। वह अदालत से बाहर निकला। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, जो थका हुआ लेकिन उज्जवल था। शांति देवी ने रोते हुए अपने बेटे को गले लगा लिया। आंसू उनके बूढ़े चेहरे पर बह रहे थे। मेरे बेटे, आखिरकार भगवान ने तुम्हें न्याय दिया। थोड़ी दूर खड़ी अंजलि चुपचाप देख रही थी। उसका दिल हल्का था लेकिन भावनाओं से भरा था। उसकी और रोहन की आंखों में एक अदृश्य धागा बन गया था, विश्वास और गहरी सहानुभूति का धागा। बरी होने के बाद के दिनों में रोहन का जीवन धीरे धीरे पटरी पर लौट आया। वह अपनी मां के साथ रामपुर गांव में खेत के किनारे अपने छोटे से घर लौट आया। हालांकि गरीब दीवारों पर अभी भी उस भयानक दिन के खून के धब्बे थे, लेकिन उसका दिल कृतज्ञता से भरा था, क्योंकि उसके पास फिर से शुरू करने का मौका था। पड़ोसियों का नजरिया बदलने लगा। नालायक बेटे की बातें धीरे धीरे गायब हो गईं और उनकी जगह सहानुभूति ने ले ली। कुछ लोग माफी मांगने आए क्योंकि उन्होंने जल्दबाजी में उसे दोषी ठहराया था। लेकिन रोहन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज उसकी मां शांति देवी थीं। वह अभी भी कमजोर थीं, लेकिन हर दिन अपने बेटे को प्रोत्साहित करती थीं। बेटा, भगवान कभी भी एक अच्छे इंसान का साथ नहीं छोड़ता। तुम्हें सम्मान से जीना होगा ताकि तुम अंजलि मैडम के प्रयासों के लायक बन सको, जिन्होंने तुम्हें बचाया। मां के शब्द उसके दिल में पत्थर की तरह बैठ गए। रोहन ने नए सिरे से शुरुआत करने का फैसला किया। उसने कस्बे के पास एक लकड़ी के कारखाने में मजदूर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। दिन में वह कड़ी मेहनत करता और रात में बड़ीगिरी सीखता ताकि बाद में अपनी दुकान खोल सके। और अंजलि मामले की फाइल पूरी करने के बाद उसका नाम पूरे विभाग में फैल गया। लोगों ने उसे एक बहादुर युवा महिला अधिकारी के रूप में सराहा, जिसने सच्चाई का पता लगाने के लिए भीड़ के खिलाफ जाने की हिम्मत की। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी खुशी कोई इनाम नहीं थी, बल्कि रोहन की कृतज्ञ आंखों को देखना और शांति देवी की राहत भरी मुस्कान थी। एक शाम जब धान के खेतों पर सूर्यास्त हो रहा था, अंजलि बातें हाथ जले की मतेस के हाथ थे उनके घर आई। उसे देखकर शांति देवी ने भावुक होकर उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। तुम मेरे और मेरे बेटे की जीवन दाता हो। अगर तुम न होती तो रोहन के पास जीने का मौका नहीं होता। मेरी बस एक ही इच्छा है, तुम उसके साथ रहो और उसका मार्गदर्शन करो। यह सुनकर अंजलि थोड़ी शर्मा गई, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें धीरे से रोहन की ओर गईं और उसने उसकी सौम्य मुस्कान देखी जिसमें थोड़ी शर्म थी। समय बीतता गया। कृतज्ञता से उनके बीच धीरे धीरे भावनाएं विकसित हुईं। अंजलि एक अनुशासित सख्त महिला अधिकारी ने पाया कि उसका दिल उस युवक की ईमानदारी और दृढ़ संकल्प के सामने नरम पड़ गया था, जिसे कभी अन्यायपूर्ण रूप से मौत की सजा सुनाई गई थी। और रोहन जब भी वह उसे वर्दी में देखता, उसे विश्वास, न्याय और भविष्य की आशा महसूस होती। 3 साल बाद उन्होंने अपने ही गांव में एक सादी लेकिन गर्मजोशी भरी शादी की। कोई शान शौकत नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, बस पड़ोसियों, अंजलि के सहकर्मियों और करीबी लोगों की मौजूदगी थी। शांति देवी पहली पंक्ति में बैठी थीं, खुशी के आंसू बह रहे थे।
मेरे पंक्ति बैठी थीं, दो को ऑक्स पंक्ति बता है सबले में बार बेटे को आखिरकार एक पूरा परिवार मिल गया। कहानी एक मुस्कान और सुबह की रोशनी में समाप्त होती है, लेकिन जो सबक यह छोड़ जाती है वह गूंजता रहता है। किसी व्यक्ति को तब तक दोषी न ठहराएं जब तक सच्चाई सामने न आ जाए। कभी कभी एक उदासीन नजर कहानी तोहता परिवार मिल गया जब तक दोषी न ठहराएं। एक रहस्यमयी मुस्कान एक अन्यायपूर्ण त्रासदी को छिपा सकती है, और केवल जब अंजलि जैसे लोग होते हैं जो सुनने की हिम्मत करते हैं, जो धारा के खिलाफ जाने की हिम्मत करते हैं, तभी न्याय वास्तव में मिलता है। इस भावनात्मक कहानी को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का हृदय से धन्यवाद। आपका हर व्यू, हर कमेंट और आपका समर्थन ही हमारे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है, ताकि हम और भी अच्छी और सार्थक कहानियां लाते रहें। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो लाइक तर शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी अगली यात्राओं में हमारे साथ रहें। एक बार फिर आप सभी का गहरा आभार। चेतावनी, यह वीडियो काल्पनिक सामग्री प्रस्तुत करता है जो आपराधिक थ्रिलर शैली से प्रेरित है। मनोरंजन के उद्देश्य से कुछ हिंसक दृश्यों और घटनाओं का पुनर्निर्माण किया गया है, और यह वास्तविक घटनाओं को नहीं दर्शाते हैं। 16 वर्ष से कम आयु के दर्शकों को बड़ों के मार्गदर्शन में देखना चाहिए। महत्वपूर्ण सूचना, यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और मनोरंजन तथा समाज के काल्पनिक चित्रण के उद्देश्य से बनाई गई है। इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, संगठन या बल, विशेष रूप से पुलिस विभाग या किसी भी सरकारी एजेंसी पर हमला करना, उसे विकृत करना या उसका अपमान करना नहीं है। यदि वास्तविक जीवन में किसी भी घटना या चरित्र से कोई समानता है तो यह पूरी तरह से संयोग है और अनजाने में है। आशा है कि पाठक और संबंधित अधिकारी इस रचना की रचनात्मक भावना को समझेंगे। आप सब कहां से हमारी यह कहानी सुन रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको यह कहानी कैसी लगी? हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सब हमेशा स्वस्थ और सुरक्षित रहें। अगर आपके पास भी कोई दिलचस्प कहानी है तो उसे हम सबके साथ साझा करना न भूलें। अपना ख्याल रखिएगा।